जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो हमने चैप्टर 5 के जो फर्स्ट 25 MCQs हैं वो डिस्कस करने हैं, प्लस इसके बाद हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर 5 MCQs अपने सामने रखिए। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने इस वक्त MCQs नहीं है? सबके सामने है, गुड। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो साथ वाले से बुक लेके पिक्चर ले लीजिए ताकि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम? 1 से 10 तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। 1 बाय 1, 6, पहले 6 भैया, बारी बारी मेरे भैया, बारी भाई, पहले 6 वाले भाई को समझा दें कि 2 वाले को जल्दी है। वे 2 वाले हैं, इजाजत दीजिए, 2 हैं, उनको जल्दी है, इसे घर जाके सोना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट डैश इज आर द प्राइस मेकर। कौन? इंडिविजुअल फर्म। क्या इंडिविजुअल फर्म प्राइस मेकर होती है परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म में? नहीं, वो तो प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री, ए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ट्रेड एसोसिएशन। मुझे खुद बताइए, जब हमने प्राइस मेकिंग कंसेप्ट समझाया था प्राइस टेकर वाला परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन वाले ने अपनी प्राइस कहां से उठाई थी? मार्केट से, इंडस्ट्री से। मार्केट या इंडस्ट्री। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस डिसाइड होती है किसकी वजह से होती है? कौन डिसाइड करता है? मार्केट, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मार्केट एक ही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। सेलर्स डिसाइड नहीं करते, कंज्यूमर तो कभी डिसाइड करते ही नहीं है ना। ट्रेड एसोसिएशन भी कोई नहीं डिसाइड करती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? क्लियर हो गया भाई जिन्होंने पूछा था 2 जी। और कोई क्वेश्चन? 1 से 10 तक 6। ABC Limited employs 100 skilled workers at a wage rate of rupees 2800 per week. To attract 10 more workers, it raises the wage rate to rupees 3000 per week. The marginal cost of employing the extra worker is। पहले तो एक चीज ध्यान में रखिए, 10 लोग काम कर रहे हैं 100 रुपए के रेट पे, वर्कर्स हैं। उनमें से अब 11वां वर्कर हमने ऐड करना है, उसको 110 रुपया रेट करना पड़ेगा। क्या बाकी के वर्कर्स भी कहेंगे ठीक है सर हमें 100 रुपया दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको 110 दे दें? कि वो अपनी यूनियन बना के हड़ताल करेंगे, कहेंगे सर उसको भी 110, हमें भी 110 दें, उसने भी उतना काम करना, हमने भी उतना काम करना। तो याद रखें, वर्कर्स का जब कभी वेज रेट इंक्रीज होगा वो सिर्फ नए का नहीं होगा, सबके सबका होगा, सबके सबका होगा। अब देखिए, पहले जो था वेज, पहले वर्कर्स कितने थे? ये वर्कर्स और ये वेज रेट। पहले वर्कर्स कितने थे? 100, और वेज रेट कितना था? 2800। टोटल कॉस्ट कितनी थी पहले? ये कैलकुलेशन करें ना, कैलकुलेटर। भैया कैलकुलेटर, क्या इकोनॉमिक्स के पेपर में कैलकुलेटर साथ लेके जाना है? क्या इकोनॉमिक्स के पेपर में डी साथ लेके जानी है? क्या इकोनॉमिक्स के पेपर में लेड पेंसिल साथ लेके जानी है? वो नहीं लेके जानी। पेंसिल किस लिए लेके जानी है? हम तो सारा ब्लैक पेन से करते हैं पेपर। क्या हेडिंग के लिए ब्लू मार्कर लेके जाना है? ब्लू पेन लेके जाना है? क्या हमने MCQs पेपर के ऊपर ही अटेम्प्ट करने हैं? क्या हम पेपर देने के लिए जाएंगे? तो भैया कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेशन कर। कैलकुलेटर टोटल कॉस्ट कितनी हुई ना? 280000। ये तो पहले भी लिख सकता था, बस कैलकुलेटर आपसे निकलवाना था। आगे कह रहे टू अट्रैक्ट 10 मोर वर्कर्स इट रेजेस द वेज रेट रुपीज 3000। 10 मोर वर्कर्स हो गए, अब कितने हो गए? और वेज रेट कितना हो गया? अब जरा कैलकुलेशन करें टोटल कॉस्ट। ये 3,30,000। अब तो पहले टोटल कॉस्ट ये थी, अब टोटल कॉस्ट ये है। अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई?
अच्छा पहले लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देख लें, वो मार्जिनल कास्ट पूछ रहा है कि मार्जिनल कास्ट पर वर्कर पूछ रहा है? क्योंकि अगर शायद मार्जिनल कास्ट पर वर्कर पूछ रहा होता तो हमें इसको नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करना पड़ता कि 10। याद है ना, याद है ना, मार्जिनल कास्ट पर यूनिट, चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट भी तो करते हैं ना। यहाँ पे चेंज इन यूनिट करना है कि नहीं करना? हाँ, उसने टोटल, मैं पढ़ लू पहले ध्यान से। मार्जिनल कास्ट ऑफ अप्लाइंग द एक्स्ट्रा वर्कर्स आपको पता ना, डायग्राम में ऐसे हम देखते हैं एन एप्रोप्रिएट डायग्राम या डायग्राम्स। हाँ, तो इससे पता चल जाता है हमें ज्यादा बनानी है। तो इसका मतलब है सारे वर्कर 10 के 10 की पूछ रहा है। अगर कहता है ए वर्कर सारा क्वेश्चन, हाँ 10 से डिवाइड करता है। तो ये ना किसी क्वेश्चन में कहे सारा टोटली आंसर दे रहे हैं, किसी में डिवाइड कर रहे हैं, तो किस में डिवाइड कर रहे हैं, किस में टोटल, भाई क्वेश्चन बताएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? 50,000 हमारी मार्जिनल कास्ट हुई। करेक्ट ऑप्शन होगी सी। ये मेरे भाई क्लियर हो गया? जिन्होंने पूछा था कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। नेक्स्ट 10 तक और की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द परफेक्ट मार्केट कंडीशन सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन द सेम एज मार्जिनल कास्ट कर्व। ये बताया था के फर्म इक्विलिब्रियम में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो असल में डिमांड कर्व है, और जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो असल में मार्जिनल कास्ट कर्व। जब मार्जिनल कास्ट कर्व है वो असल में इसे थोड़ा मजीद टेक्निक बेहतर किया जा सकता है, ये क्या कि अपवर्ड पोर्शन ऑफ मार्जिनल कास्ट कर्व। मार्जिनल कास्ट के 2 शेप होते हैं, तो जो मार्जिनल कास्ट का अपवर्ड पोर्शन होता है ना वो सप्लाई कर्व होता है। लेकिन चूंकि इसने और ऑप्शन नहीं दी तो हमने एमसी कर्व को टिक लगा दिया। तो एवरेज डिमांड कर्व कौन सा होता है? एवरेज रेवेन्यू कर्व। डिमांड कर्व कौन सा होता है? सप्लाई कर्व कौन सा होता है? मार्जिनल कास्ट कर्व। तो करेक्ट ऑप्शन होगी ए। क्लियर हो गया ये जी? और कोई क्वेश्चन? 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? और चलिए 11 से 20 तक कोई प्रॉब्लम? 11 से 20 तक कोई प्रॉब्लम? जी मेरे भाई 20 ठीक है भैया 20। जहां कैलकुलेशन आती है आपके 12 बज जाते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग में मैंने नोट किया खुद से, अकाउंटिंग में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, ये धड़ाधड़ कैलकुलेटर चल रहे होंगे, और सही भी कर लेते हैं कई दफा, लेकिन कई दफा ही करते हैं, हमेशा थोड़ी होते हैं ऐसा ना। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में छोटी सी कैलकुलेशन आती है ना, सर ये क्या हो गया, हम तो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं इसके लिए। तो जहन में रखें कि इकोनॉमिक्स के पेपर में भी कैलकुलेशन यूज होती है, इलास्टिसिटी वाले में यूज होती है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 5 फॉर्म इक्विलिब्रियम में यूज होती है, आगे चल के शायद किसी चैप्टर 7, 8 में भी यूज होती हो, पता नहीं मुझे, शायद आगे चल के देखेंगे मैक्रो में, या हो सकता है कि चैप्टर 14 में भी यूज होती हो, मुझे नहीं पता, आगे चल के देखे शायद। 20, Shahid has employed 25 workers to whom he pays wage rate at the rate of 150 per day। मेरा ख्याल है यही दोबारा कैलकुलेशन है, कंसेप्ट। He is now intending to increase the wage rate of all workers by ₹20 per day in order to attract 1 additional workers। अब बताया था ना कि एक बंदा भी लेके आना ना, सबकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है, वो मानते नहीं है वरना बाकी के, वो कहते हैं अच्छा फिर इसको रखें, हम घर जा रहे हैं, तो सबकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। क्या कह रहा है? गिवन दैट ऑल अदर कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर पर डे वुड बी, वेज रेट है 150 पर डे, वर्कर्स कितने हैं, वेज रेट पर डे कितना, एक और बढ़ाया, कितने हो गए, वेज रेट कितना हो गया 170। करें भैया, कर कैलकुलेशन पहले का बिफोर से 37 670। देखें यही कैलकुलेशन आती है, वो उसी तरह से की है 67, हाँ 670। ठीक है पर डे ही है ना, पर डे ही है जी। क्लियर हो गया? 20 ने पूछा था भैया, क्लियर?
और कोई क्वेश्चन 11 से 20 तक? कौन सा? 16. The productivity of an input is not affected by. Productivity of an input is not affected by technological change. क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है इनपुट की? बिल्कुल हो जाती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी होती है. एडवांस इन नॉलेज से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. डिमिनिशिंग रिटर्न इससे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होते. डिमिनिशिंग रिटर्न से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होते जी. और की क्वेश्चन 13, 18 की तरफ आते हैं. If marginal revenue is ₹50 and marginal cost is ₹40, the firm seeking profit maximization would. मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? अब ये मुख्तलिफ जगहों पे मिलते जुलता कंसेप्ट यूज होगा, अभी समझा रहा हूं. परफेक्ट कंपटीशन के साथ समझाऊं कि इम्परफेक्ट के साथ? नहीं, वो एक ही चीज है. परफेक्ट के साथ समझा आसान होता है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये क्या है? फर्म को प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां है? फर्म को इस लेवल पे आउटपुट होना चाहिए. अगर कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू फर्म इस पॉइंट पे नहीं है, ऐसे पॉइंट पे है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल नहीं है, पहली ऑप्शन. उसने कहा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. फर्म को क्या करना चाहिए? अपनी आउटपुट बढ़ानी चाहिए, अपनी आउटपुट कम करनी चाहिए या सेम रहना चाहिए? फर्म है इस पॉइंट पे, इस जगह पे है. इस जगह पे क्या है? यानी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, उससे पहले इस जगह पे है. यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा, मार्जिनल कॉस्ट कम. क्या करना चाहिए? बढ़ानी चाहिए. अगर क्वेश्चन में कहे नहीं मार्जिनल रेवेन्यू कम है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, करनी चाहिए. यहां पे देखिए क्या कह रहा है. ये ए वाली पोजीशन पे है कि बी वाली पे? की बात है. मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितनी है? तो इसका मतलब यहां पे है ना, आउटपुट इंक्रीज करनी चाहिए. ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन होगी? डी ऑप्शन. क्लियर हो गया जी. और कोई क्वेश्चन 20 तक? और कोई क्वेश्चन 12. ए फर्म that breaks even after all economics costs are paid is earning. जब कोई फर्म ब्रेक इवन पे होती है इकोनॉमिक्स में, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. क्यों भला? भाई ब्रेक इवन का मतलब ये है कि रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है. तो जब कोई फर्म रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होते हैं, हम ये क्यों कहते हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट है? क्योंकि कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल होता है. कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में बताया था ना, अकाउंटिंग वाले शामिल नहीं करते. इम्प्लिसिट कॉस्ट, शाबाश. ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट. चलिए और की क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर नॉर्मल प्रॉफिट वाला जी. और की क्वेश्चन 20 तक? और कोई क्वेश्चन है? 20 to 25 नहीं मेरे भाई, 21 to 25. ये तेरे को गिनती भी नहीं आती सही तरह. वो महीने गिनने होते हैं. वो मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट होता ना तो होता था कि 30 अक्टूबर को ऐसा डिस्पोज किया, 30 अक्टूबर को खरीदा
और 15 दिसंबर को बेच दिया। कितने महीने? हम कहते थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। हमारे सर कहते थे नहीं, अक्टूबर का लफ्ज आ रहा है लेकिन आखिरी दिन इसको नहीं गिनना, और नवंबर के महीने के 15 आधा महीना गिनना है, 1.5 महीने हुआ है इस। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ मेरी इंट्रो पास है मेरे भाई। 20, हाँ ये पुरानी की बात पुरानी है, ये जिक्र है कि 1500-1600 साल पहले का। (21) से 25 तक कोई प्रॉब्लम? 22 वही जहां कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि अब मैं टेस्ट में कैलकुलेशन चेक करूंगा। विद 50 यूनिट्स ऑफ लेबर a firm can produce 1800 units of output. With 60 units of labor, firm can produce 2100 units of output. Marginal product of labor. अब मार्जिन के लिए आपको पता है हम वही पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं दोनों का, फिर डिफरेंस ले लेते हैं, मार्जिनल हो जाता है। यहां पे सिर्फ कॉस्ट की बजाय प्रोडक्टिविटी है, कंसेप्ट वही है। तो कितने यूनिट है? अब वर्कर की बजाय आप खुद ही चेंज कर लीजिएगा, वर्कर की बजाय आउटपुट, ठीक है। 50 यूनिट्स ऑफ वर्कर जो है, सॉरी 50 यूनिट्स ऑफ लेबर, 50 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1800। 60 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2100। मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है भाई? मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है? 300। तो ये आ गया आंसर हमारा। हाँ ये आंसर नहीं आया, समझाया था ना अभी पॉइंट। देखना है टोटल का मार्जिनल पूछ रहा है कि पर यूनिट का, तो पर यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, दोनों में फर्क है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? 30 है। 30 को इसमें सी। सी भैया क्लियर हुआ कुछ? जी डेफिनेशन ये है कि वो पर यूनिट के साथ एडिशनल यूनिट के बनाने से। हाँ मार्जिनल कॉस्ट बाय डेफिनेशन हमेशा पर यूनिट कैलकुलेट हो, लेकिन आपने खुद देखा कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें मार्जिनल कॉस्ट वर्कर्स की कैलकुलेट करवा रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है मुझे वो टोटल मार्जिनल कॉस्ट बताओ, डिवाइड करके ना बताओ, ठीक है। क्योंकि जब वो प्लूरल फॉर्म में यूज, देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया पर यूनिट, ठीक है। तो अगर वो पर यूनिट का लफ्ज ना लिखता, वर्कर्स की बात करता, तो हम उसे उसी तरह टोटल बताते। उसने खुद से कह दिया तो वर्कर बता दे। आपको क्वेश्चन में देखना चाहिए वो पर यूनिट का लफ्ज है कि नहीं, या प्लूरल फॉर्म तो यूज नहीं कर रहा। पर यूनिट है मतलब डिवाइड करना, प्लूरल का वर्ड यूज किया उसने तो इसका मतलब टोटल बताना, डिवाइड नहीं करना। जी और कोई क्वेश्चन है 25 तक? चलिए इसको क्लोज कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1। आज हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है इकोनॉमिक्स की, बस और कुछ नहीं करना। कि इस डेफिनेशन, और आप देखें आपने, मैं आपको तीनों डेफिनेशन बताऊंगा, आपने मुझे बताना है इन तीनों में सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी है। पहले वाली भी हो सकती है, तीसरे वाली भी हो सकती है, दूसरे वाली भी हो सकती है। देखें हर नई चीज बेहतरीन हो जरूरी नहीं, लेटेस्ट बेस्ट हो जरूरी नहीं होता। हाँ नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम इसको सही मान लेते हैं तो वो पिछले वालों को रद्द कर दिया, ऐसे नहीं है। ये आज की इकोनॉमिक्स में याद रखें क्लासिकल थेरीज भी है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की भी थेरीज हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की भी थेरी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं भैया इसका सर कलम कर दें, कोई माफी नहीं मिलता है। हाँ ठीक है ठीक है। डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी गई, बेसिकली तो बहुत से लोगों ने डेफिनेशन दी है, लेकिन जो मशहूर है वो ये तीन है।
मशहूर, इसने कोई डेफिनेशन दे दी, समझ लीजिए कोई 250-300 साल पहले, इसने कोई डेफिनेशन दी 100 साल पहले, ये 150 साल पहले, इसने कोई समझ लिया 60-70 साल पहले। हाँ नहीं नहीं, मेरा जमाना दोस्तों तो इकनॉमिक्स से ज़्यादा ही नहीं हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को बाबा इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, जिस जमाने में इसने इकोनॉमिक्स, आपको पता है ये जो ईसाई हैं एक जमाने में इनके पादरी जो थे वो हुक्मरानों से ज्यादा ताकतवर होते थे, और जो ये कोई भी अगर फैसला कर देते थे तो उसको बगैर सोचे समझे लोग उसके ऊपर अमल करते थे। नहीं, ये पादरी का हम साया था क्या? गवाह है उसका। चले बात ठीक है भैया, आपस की रिश्तेदारी हमें ना बताएं। तो उस वक्त, और नॉर्मली आपको पता है कि जो जरा किताबें लिखने पढ़ने वाले जो साइंस दिमाग के लोग होते हैं, उनकी अक्सर थेरीज ऐसी होती है जो कि रिलीजन के अगेंस्ट समझी जाते हैं। तो एडम स्मिथ में सबसे बड़ी बात जो थी ना, वो उसकी करेज थी कि इसने उस जमाने में इकोनॉमिक्स को एज सब्जेक्ट पेश किया, जिस वक्त लोग अपने जो उनके मजहबी पेशवा थे आंखें बंद करके उनकी बातें मानते थे, और इसने जो बातें की ये उनके अगेंस्ट थी थोड़ी। इसने क्या कहा, इकोनॉमिक्स क्या है? इसने कहा इकोनॉमिक, आपसे अगर कोई पूछे भाई क्या सब्जेक्ट पढ़े हो, आप कहें इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स में, क्या कहेंगे? पैसों का, कि हमने पैसे कहाँ से कमाने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, कि इस चीज पे खर्च करने चाहिए कि नहीं, इस चीज पे खर्च करने चाहिए कि नहीं। तो इसने कहा इकोनॉमिक्स है अब देखें, हम कहते हैं कि जी कंज्यूमर को ये चीज खरीदनी चाहिए, ये चीज नहीं, फर्म को ये चीज बेचनी चाहिए, इस रेट पे बेचनी चाहिए, इसी तरह की डिस्कशन होती है ना हमारी। तो अब ये चाहिए, जाहिर है जब चीजें खरीदेंगे बेचेंगे पैसे के बगैर थोड़ी होंगी। तो एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ वेल्थ। किसकी स्टडी है? दौलत की, पैसे की। लेकिन इसने कहा इसके यानी इसमें पढ़ते क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि हम कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे अर्न कमा सकते हैं, कैसे वर्कर जैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने किसी को ट्रांसफर करना हो, कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, किस पे खर्च करना चाहिए किस पे नहीं, एक्सचेंज वेल्थ। और अगर हम फॉर एग्जांपल जो है वो एक्सचेंज करते हैं चीजें एक दूसरे के, वो किस तरीके के रूल्स के ऊपर होने चाहिए। तो इसने कहा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली नाम है दौलत, इन शॉर्ट कि दौलत को कमाया कैसे जाए और उसे खर्च कैसे किया जाए, इस चीज का हिसाब किताब लगाना, इसके बारे में सोचना, यह है इकोनॉमिक्स। और जैसे ही उसने ये डेफिनेशन दी तो जो पादरी थे उन्होंने कहा ये तो कोई शैतानी इल्म आ गया, ये तो बहुत ही खुद गर्ज है जो हर वक्त दौलत दौलत पैसे पे, ये तो पैसे का पुजारी है जो सेल्फिश, लोगों को सेल्फिशनेस की तरफ लेके जा रहा है। हम उन्हें कह रहे हैं भैया आप पैसों से बेपरवाह हो जाएं, जो कुछ कमाएं सिर्फ दाल रोटी अपने लिए रखें, बाकी हमें चंदा दे जाएं। हम उसे ये समझा रहे हैं लोगों को, और ये क्या समझा रहा है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो बता रहा है कि आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कैसे कर सकते हैं। प्लस इसमें वो एक्सप्लेनेशन में स्टोरेज ऑफ वेल्थ की भी बात करता है कि उसको संभाल के भी रख सकते हैं। उनका ये तो हमारी आमदनी नहीं, उन्होंने अच्छी नीयत से पादरी ने कहा होगा जो भी है, उन्होंने बहरहाल इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये सेल्फिश है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करता रहता है, स्कोप नैरो है, नैरो माइंडेड है, यानी सिर्फ हर वक्त दौलत ही की बात करता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, सेल्फिशनेस का, स्कोप नैरो होने का, कि सिर्फ वेल्थ को डिस्कस कर रहा है। और इसने इग्नोर कर दिया स्कैरसिटी एंड चॉइस के कंसेप्ट को, ये पता नहीं क्या होते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये नैरो, ये समझ आ गई ना। सेल्फिश क्यों कहा? सेल्फिशनेस सिखा रहा है कि लोग पैसा कमाए, संभाल के रखें, सोच सोच के खर्च करें। उनका ये तो हम जो इसे तालीमात देते हैं अपने लोगों को जो चर्च में आते हैं, ये तो उसके खिलाफ है।
सेल्फिशनेस, नैरो स्कोप। स्कोप नैरो क्यों? सिर्फ वेल्थ को। ये समझ आई इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन में चाहिए सबसे, अगर आपसे कहा जाए एक लफ्ज में एडम स्मिथ की डेफिनेशन बताए, क्या कहेंगे? वेल्थ। वेल्थ जो उसकी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज वगैरह से डील करता है। इसके साथ पता नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है हो ना हो इसको फांसी पे लटका दिया होगा उन्होंने। इसके ऊपर किताबों में लिखा हुआ है, इसके बारे में तारीख मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, तारीख खामोश नहीं है, कुछ ना कुछ कह रही होगी कि इसका अंजाम कैसे हुआ, लेकिन सारी जिंदगी इसके साथ यही क्रिटिसिज्म रहा, इसे शैतान का चेला पता नहीं क्या क्या कहा गया। इसके बाद आया कुछ ऐसे के बाद अल्फ्रेड मार्शल, उसने इसका अंजाम देख लिया था इसका। हाँ, इसने कहा मैं कोई ऐसी डेफिनेशन देता हूं जो घुमा फिरा के बात तो ऐसी कर रही हो, लेकिन लोगों को उसमें लफ्ज वेल्थ ना नजर आए, वरना मेरा भी यही हाल करेंगे। उसने वेल्थ की बजाय एक लफ्ज इजाद कर लिया, वेलफेयर वेलबींग। वेलफेयर वेलबींग। उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा ये एडम स्मिथ जो था इसने गलती क्या की कि इसने दौलत का जिक्र कर दिया, हालांकि दौलत की बजाय देखे, दौलत इट सेल्फ तो कुछ नहीं है, उसे हम इस्तेमाल करते हैं, फायदा तभी उठाते हैं जब उससे चीजें खरीदते बेचते हैं। तो उसने कहा अब ये भी कंफर्म है कि पैसों के बगैर चीजें खरीदी बेची भी नहीं जा सकती। तो उसने कहा नहीं, मैं डेफिनेशन दौलत की बजाय मैं चीजों के इर्द गिर्द घुमाता हूं। इकोनॉमिक्स नाम है चीजों को खरीदने बेचने का, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, जिससे हमारी वेलफेयर वेलबींग होती है। जैसे हम बर्गर खाते हैं तो हमें वेलफेयर अच्छा लगता है, वेलबींग, अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छा लगता है, जूते। वो कहते हैं हालांकि ये सारी बैक एंड में पैसा काम कर रहा है, लेकिन डेफिनेशन में वेल्थ का जिक्र नहीं करूंगा, डेफिनेशन में जरा ब्यूटीफाई करके अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ प्रेजेंट करूंगा। इसने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, अल्फ्रेड मार्शल, उसने कहा इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, आम इंसान की जिंदगी के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है? आम इंसान, जो हमारी अमूमी जिंदगी है इससे रिलेट करती है, यानी एक आम बंदा भी, उसको भी इकोनॉमिक्स के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। रोटी कपड़ा और मकान कैसे खरीदा जाए, कैसे बेचा जाए, ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी ये तो उसने ट्रेलर दिया, आगे बता रहा है कैसे, कह रहा है यानी इकोनॉमिक्स डील करती है कि हाउ टू अटेन एंड यूज, हासिल कैसे किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, किनको? मटेरियल चीजों को। मटेरियल का मतलब होता है जो टेंजिबल होती हैं, फिजिकल गुड्स। मटेरियल कैसे अटेन, हासिल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए चीजों, किस लिए? वेलबींग के लिए। और वेलबींग कैसे? जैसे कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं वेलबींग है, आप बाइक खरीदते हैं आपके लिए वेलबींग है, खाना खाते हैं वेलबींग है आपके लिए। यानी उसने डेफिनेशन क्या दी, इकोनॉमिक्स से इंसान की अमूमी जिंदगी का नाम है कि इंसान कैसे अपनी वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए मुख्तलिफ चीजों को खरीदता और इस्तेमाल करता है, खरीदता और इस्तेमाल कर। अब इसने अपना फोकस देखें, वेल्थ से उठा के इकोनॉमिक्स का फोकस वेलबींग की तरफ कर दिया, वेलबींग से कर दिया। हालांकि बैक एंड पे कंसेप्ट वही है, वेलबींग के पैसे आए तो फिर वेलबींग फील करते हैं, पैसों से चीजें खरीदते हैं फिर वेलबींग, पैसे को निकाल दिया जाए चीजें भी नहीं खरीद सकते। ये मटेरियल चीजें जो आ रही हैं मुफ्त में आ जाएंगी क्या? पैसा है। लेकिन उसको चालाक आदमी था ये, उसने अंजाम देख लिया, उसने कहा डेफिनेशन में वेल्थ नहीं डालूंगा, वेलबींग वेलफेयर की बात, कि मैं तो बड़ा लोगों का फायदे की बात सोच रहा हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं तो अवाम के फलाहो बहबूद की बात कर रहा। देखा फलाहो बहबूद का लफ्ज आ गया ना, देखा मैं तो फलाहो बहबूद की बात कर रहा हूं। फर्क देखिए, इसने वेल्थ के ऊपर फोकस किया था, इसने वेलबींग, हालांकि है वेलबींग अंदर खाते वेलबींग थ्रू वेल्थ ही है, लेकिन ऊपर से इसने कहा वेलबींग। इसके ऊपर भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। हाँ, इसकी डेफिनेशन का अगर एनालिसिस करें तो इसमें जो सबसे अच्छी बात नजर आती है वो ये कि इसने फोकस वेल्थ से उठा के वेलबींग पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन फिर लोगों ने इसमें भी, उसने कहा ये तो भाई नैरो है स्कोप, कहा नैरो स्कोप के, चलो वो सिर्फ वेल्थ की बात करता था, नैरो स्कोप है, ये नैरो स्कोप कैसे? उसने कहा भाई बात सुन,
वेलबींग मान लिया, कैसे वेलबींग? थ्रू वेल्थ? उसने कहा नहीं नहीं वेल्थ नहीं, थ्रू मटेरियल गुड्स, मटेरियल गुड्स को यूज करने से। उसने कहा अच्छा तो तुम्हारा क्या है, जो नॉन मटेरियल गुड्स होती है, आपको इकोनॉमिक्स में गुड्स भी होती है सर्विसेज भी होती है, उससे वेलबींग नहीं आती। उसने कहा मसलन, उसने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, इलाज करवाओ, सर दर्द हो रहा, वेलबींग आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। मैंने कहा तो ये किधर कवर किया, ये किधर कवर किया? तो इसका भी स्कोप ने नैरो कर दिया। तनकीद करने वालों ने कहा भैया आपने मटेरियल गुड्स को तो रिलेट किया वेलबींग से, और नॉन मटेरियल को क्यों नहीं किया, जिसको हम सर्विसेज कहते हैं? तो इसका भी नहीं, इसको फांसी नहीं दी। हाँ इग्नोर, नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप है? क्योंकि नॉन मटेरियल गुड्स को कवर नहीं किया इसने, नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप है? क्यों नैरो स्कोप है? एडम स्मिथ का नैरो स्कोप क्यों है इकोनॉमिक्स का? हाँ वेल्थ वाला। एल्फ्रेड मार्शल का नैरो स्कोप क्यों है? को कवर नहीं किया। नॉन मटेरियल क्या होती है समझ आ गई? आप मानते हैं कि वेलबींग के लिए नॉन मटेरियल भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। फिर उसने कहा ये डेफिनेशन वेग है, जजमेंटल है, इम्प्रैक्टिकेबल है। एल्फ्रेड मार्शल कहने का भाई ठहर जाओ, वो तो मैंने चलो मान लिया नैरो स्कोप है क्योंकि नॉन मटेरियल को डेफिनेशन में कवर नहीं कर सका। ये जजमेंटल है, वेग है। इसका वेग का मतलब था मुबहम, गैर वाज़ेह। जजमेंटल का मतलब है अपनी अपनी सोच के मुताबिक। इसका क्या मतलब है? कहने वाले ने कहा, उसने कहा देखो तुमने लफ्ज यूज किया है वेलबींग, लेकिन देखो तुम्हारे नजदीक हो सकता है वेलबींग का मतलब कुछ हो, जजमेंटल है ना, तुम्हारी जजमेंट कुछ और हो, मेरी जजमेंट कुछ और हो। अभी बात पूरी नहीं। उसने कहा मुझे बताओ, जैसे ही सुबह के इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले मुझे चरस पीना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं क्लास में 15 मिनट लेट भी हो जाता हूं, लेकिन चर्च नहीं छोड़ता। अब देखो मेरे लिए चर्च में वेलबींग है, लेकिन दूसरों के लिए हो सकता है ना हो। भाई जजमेंटल बात होगी कि नहीं होगी? तो वेलबींग क्या है? हो सकता है इनके लिए किसी और चीज में वेलबींग हो, इनके लिए किसी और चीज में वेलबींग हो। भाई जजमेंट डिफरेंट हो सकती है ना। उसने कहा इसीलिए आपकी डेफिनेशन वेग है, जजमेंटल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि वेलबींग कैसे आएगी। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है भाई मेरी तो डेफिनेशन यही है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो वो ले आओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। भागे भागे गए, आगे रॉबिन्स बैठा था। उसने कहा भाई किस काम से आए? हमने कहा जी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अच्छी सी ढूंढ रहे हैं। उसने कहा मिल नहीं रही। उसने कहा बस आ जाओ, सही जगह पे आए हो तुम, बैठ जाओ। हमने कहा जी इकोनॉमिक्स, अच्छा उसने क्या था, स्टडी किसकी है? इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, इसने क्या इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, रोजमर्रा के मामलात में कि वेलबींग के लिए क्या चीजें खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे। स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ या वेलबींग। इसने कहा इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे फैसले करते हैं, हाउ टू मेक चॉइस, कैसे चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, किसमें? बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, एंड्स एंड, हाँ एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। हमने कहा ये यहां तक तो बात चलो थोड़ी बहुत फिर भी समझ आ गई, स्टडी ह्यूमन बिहेवियर कि इंसान कैसे फैसले करता है। ये एंड्स किसको कहते हैं? उसने कहा एंड का मतलब है, एंड एक इंग्लिश का लफ्ज है, इसका मतलब है गोल, मकसद, मकसद, ऑब्जेक्टिव। एंड्स का मतलब इख्तिताम नहीं, इख्तिताम की सेंस में नहीं। एंड मकसद क्या है? एंड्स क्या हमारे मकासद है, ख्वाहिशात है, क्या हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी का मकसद। एंड्स मीन्स कहते हैं रिसोर्सेज को, एंड्स कहते हैं
वांट्स को, जो आपकी ख्वाहिशात है, मकसद है, वांट्स को एंड्स, मीन्स कहते हैं जराए, हाँ जी, रिसोर्सेस। स्कैर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड होना, कम होना, शॉर्टेज। स्कैर्सिटी का मतलब शॉर्टेज, बिल्कुल ठीक है। वो कहता है ह्यूमन बिहेवियर जो है, ये इकोनॉमिक्स किस चीज का नाम है? ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना। कैसे स्टडी, क्या स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में? हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि वो कैसे चॉइस करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, किस चीज की सिलेक्शन? बिटवीन एंड स्कैर्स मीन्स, एंड्स यानी उनकी ख्वाहिशात और स्कैर्स मीन्स लिमिटेड। हमने कहा नहीं बात समझ नहीं, उसने कहा खुद बताओ क्या करना चाहते हो जिंदगी में? बस चल। फिर वो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जब हमारे पास साइकिल होती है हम कहते हैं मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल हम कहते हैं गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी हम कहते हैं बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जहाज, और फिर उसके बाद मतलब वो कहते हैं ख्वाहिशात जो होती है ना, ख्वाहिशात, जरूरियात पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। इंसानों की ख्वाहिशात होती हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ख्वाहिशात क्या होती हैं? लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, ख्वाहिशात क्या है? भाई एग्री करते हैं? इससे होता है किस चीज से कि ख्वाहिशात अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लिमिटेड है। तो हमने क्या करना है, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से किस किस वांट को फुलफिल करें। उन्होंने कहा भाई ये तो वो डेफिनेशन, वो बात बता दी जो मेरा ख्याल है दुनिया के हर बंदे पे एप्लीकेबल है कि नहीं है? इससे मुझे बताएं, ये जो उसने बात कर दी ना, इसके आगे सारी इकोनॉमिक्स खत्म है। क्या बात कर दी कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड, इस वजह से चॉइस करनी पड़ती है। इसी चीज का नाम इकोनॉमिक्स है। हमने कहा बिल्कुल बेहतरीन, समझ भाई, एग्री करते हैं इसे? फिर बताइए एडम स्मिथ ने क्या कहा इकोनॉमिक्स किस चीज का नाम है? वेल्थ का। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? वेलबींग। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? स्टडी ऑफ वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा स्टडी ऑफ वेलबींग। और रॉबिन्स ने क्या कहा? ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, एल्फ्रेड एडम स्मिथ ने क्या किया? स्टडी ऑफ वेल्थ है। एक्सप्लेन करते हुए, ये उसने हेडिंग दे दी ना, एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा कि वेल्थ के बारे में हम क्या डिस्कस करते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू एक्सचेंज, हाउ टू कंज्यूम। एक्सचेंज तो बता दिया मैंने। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट। एडम स्मिथ ने क्या कहा? एज इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू एक्सचेंज, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू कंज्यूम। डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम हमेशा भूल जाता हूं मैं। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी हम स्टडी करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम, एक्सचेंज वेल्थ, एक्सचेंज। इसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या हुआ? सेल्फिनेस है, नैरो स्कोप है। कैसे? अब वो याद आ गया? मैंने कहा था थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये इग्नोर करता है स्कैर्सिटी एंड चॉइस के कंसेप्ट को, जो दुनिया के हर इंसान पे अप्लाई होती है। आगे फिर कौन आया? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी किस तरीके से ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की स्टडी है? हाउ टू अटेन एंड यूज मटेरियल गुड्स फॉर वेलबींग। हाउ टू, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ
ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी हाउ टू अटेन एंड यूज मटेरियल गुड्स फॉर वेलबींग, फॉर वेलबींग। इसके ऊपर क्या तनकीद हुई? उन्होंने कहा ये फोकस नहीं, अच्छी बात की ये हुई इसके ऊपर कि इसने फोकस वेल्थ से शिफ्ट कर दिया वेलबींग पे, वेलफेयर पे। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म क्या? नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप? भाई जो नॉट मटेरियल है उससे भी तो वेलबींग होती है, वो किधर? और फिर कहा ये वेलबींग के साथ जजमेंटल है, इम्प्रैक्टिकल, वेग है, क्लियर नहीं बताया कैसे वेलबींग होगी। किसी के लिए हो सकता है किसी और तरीके से, किसी के लिए और तरीके से। रॉबिन्स ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी क्या, किस चीज का ह्यूमन बिहेवियर? कि जब उसे गुस्सा आता है तो क्या करता है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये इकोनॉमिक्स की फील्ड नहीं है। ये इकोनॉमिक्स की फील्ड ये है कि जब उसके सामने बहुत से एंड्स हों लेकिन उसके रिसोर्सेज जो है में स्कैर्सिटी है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे वो इन एंड्स अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। इसमें उसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स, इस डेफिनेशन को आसान अल्फाज में अगर कहना चाहें इसको तो कह सकते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर एवरीवन हैज टू मेक चॉइस। हमने कहा भैया बजाएं। उसने कहा जाते जाते दो बातें सुन जाओ। पहली बात, उसने कहा जन्नत में इकोनॉमिक्स नहीं होगी। तो क्यों नहीं इकोनॉमिक्स होगी? भाई उधर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है। अच्छा, वांट उधर भी हमारी अनलिमिटेड ही होंगी, लेकिन रिसोर्सेज भी हमें कोई चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज उसने कहा दुनिया में आ जाओ, वापस आ जाओ। दुनिया में ये जो मसला है ये किन के साथ है? हर इंडिविजुअल के साथ। उसने कहा ना ना, हर इंडिविजुअल के साथ भी है, हर फर्म के साथ भी है। हमने कहा नहीं ठहरो, बात समझ नहीं आई। इंडिविजुअल के साथ तो ये है कि वो चीजें कंज्यूम करना चाहता है बहुत ज्यादा, सारी चीजें नहीं हासिल कर सकता, पैसे उसकी आमदनी कम है, इसीलिए स्केर्सिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। फर्म पे कैसे अप्लाई होता है? उन्होंने कहा सोचो, फर्म जो है वो पेप्सी वाले जो हैं, ये कोक भी, ये कोक नहीं बना रहे, कोल्ड ड्रिंक भी बना रहे हैं, ये पेप्सी वाले मिनरल वाटर भी बना रहे हैं, चिप्स भी बना रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि सारी चीजें अनलिमिटेड क्वांटिटी में बना सकते हैं ना। अच्छा, ये चाहते हैं, ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है ना, चाहते हैं ज्यादा, लेकिन क्या इनके पास फैक्ट्री की तादाद कम है, मशीनों की तादाद कम है, वर्कर्स की तादाद कम है, क्योंकि इनके पास पैसे कम है। अनलिमिटेड पैसे तो इनके पास भी नहीं है। हमने कहा वाकई इसका मतलब है स्केर्सिटी वाला कंसेप्ट फर्म पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि फर्म भी अनलिमिटेड गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती है, लेकिन उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है। हमने कहा ठीक। उसने कहा एक बात और, ये कंसेप्ट इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होता है, फर्म पे भी अप्लाई होता है, गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होता है। गवर्नमेंट पे कैसे? गवर्नमेंट भी, उसके पास भी अनलिमिटेड वांट्स, यानी वो चाहती है पाकिस्तान के हर शहरी को तालीम की सहूलियात मुहैया हो, तिब्बी सहूलियात मुहैया हो, हर शहरी को उसको अपने घर की दहलीज पर इंसाफ मिले, हाँ, कोर्ट कचहरी हर जगह पे हो, हाँ, तो लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, इसलिए उन्हें चॉइस करना पड़ती है। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, थर में किसने हमें वोट देना है, और वोट दे भी दिया, उधर हमने कौन सा रेतों के ऊपर हुकूमत करनी है? भाई हम तो अपने अस्पताल बनाएंगे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। चॉइस करना पड़ती है, ये आसान काम नहीं है गवर्नमेंट के लिए भाई। तो मुझे बताइए स्केर्सिटी वाला कंसेप्ट किस किस पे अप्लाई हुआ? बिल्कुल ठीक। चलिए डेफिनेशन समझ आए? मुझे फिर से भूल गई, एक दफा क्विक रिवीजन ना कर लें। अच्छा चलिए ठीक है, घर जाके पढ़ लीजिएगा।